तो हरियाणा विधानसभा चुनाव होने के बाद आपको बता दें कि चुनाव के ऐलान होने के बाद अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं, तो वहीं नामांकन प्रक्रिया खत्म होने में भी ज्यादा समय नहीं बचा है। एक और बीजेपी ने 67 उम्मीदवारों की बम्पर सूची जारी की है, तो दूसरी ओर कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी करते हुए 32 उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। चुनावी दंगल में आखिर कैसे बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है, ग्राफिक्स के जरिए देखेंगे। विधानसभा सीट कालका, प्रदीप चौधरी प्रत्याशी कांग्रेस, मुकाबला शक्ति रानी शर्मा प्रत्याशी बीजेपी। विधानसभा सीट सढौरा एससी, रेणुबाला प्रत्याशी कांग्रेस, मुकाबला बलवंत सिंह प्रत्याशी बीजेपी। विधानसभा सीट रादौर, बिशन लाल सैनी प्रत्याशी कांग्रेस, मुकाबला श्याम सिंह प्रत्याशी बीजेपी। विधानसभा सीट लाडवा, मेवा सिंह प्रत्याशी कांग्रेस, मुकाबला नाथ सिंह सैनी प्रत्याशी बीजेपी। विधानसभा सीट शाहबाद एससी, रामकरण काला प्रत्याशी कांग्रेस, मुकाबला सुभाष कलसाना प्रत्याशी बीजेपी। विधानसभा सीट नीलोखेड़ी एससी, धर्मपाल गोंदल प्रत्याशी कांग्रेस, मुकाबला भगवान दास कबीरपंथी प्रत्याशी बीजेपी। विधानसभा सीट समालखा, धर्म सिंह छोकर प्रत्याशी कांग्रेस, मुकाबला मनमोहन बडाना प्रत्याशी बीजेपी। विधानसभा सीट खरकौदा एससी, जयवीर सिंह प्रत्याशी कांग्रेस, मुकाबला पवन खरकौदा प्रत्याशी बीजेपी। विधानसभा सीट सोनीपत, सुरेंद्र पवार प्रत्याशी कांग्रेस, मुकाबला निखिल मदान प्रत्याशी बीजेपी। विधानसभा सीट गोहाना, जगवीर सिंह प्रत्याशी कांग्रेस, मुकाबला अरविंद शर्मा प्रत्याशी बीजेपी। विधानसभा सीट सफीदों, सुभाष गंगोली प्रत्याशी कांग्रेस, मुकाबला रामकुमार गौतम प्रत्याशी बीजेपी। विधानसभा सीट कालावली एससी, शीशपाल सिंह प्रत्याशी कांग्रेस, मुकाबला राजेंद्र देशु जोधा प्रत्याशी बीजेपी। विधानसभा सीट गढ़ी सापला किलोई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रत्याशी कांग्रेस, मुकाबला मंजू हुड्डा प्रत्याशी बीजेपी। विधानसभा सीट कलानौर एससी, शकुंतला खटक प्रत्याशी कांग्रेस, मुकाबला रेणु डाबला प्रत्याशी बीजेपी। विधानसभा सीट बहादुरगढ़, राजेंद्र सिंह जून प्रत्याशी कांग्रेस, मुकाबला दिनेश कौशिक प्रत्याशी बीजेपी। विधानसभा सीट बादली, कुलदीप वत्स प्रत्याशी कांग्रेस, मुकाबला ओम प्रकाश धनखड़ प्रत्याशी बीजेपी। विधानसभा सीट झज्जर एससी, गीता भुक्कल प्रत्याशी कांग्रेस, मुकाबला कप्तान बिरधाना प्रत्याशी बीजेपी। विधानसभा सीट बेरी, डॉक्टर रघुवीर सिंह काद्यान प्रत्याशी कांग्रेस, मुकाबला संजय कबलाना प्रत्याशी बीजेपी। विधानसभा सीट रेवाड़ी, चिरंजीव राव प्रत्याशी कांग्रेस, मुकाबला लक्ष्मण यादव प्रत्याशी बीजेपी। विधानसभा सीट इसराना, बलबीर सिंह प्रत्याशी कांग्रेस, मुकाबला कृष्ण लाल पवार प्रत्याशी बीजेपी। तो आपको बताते चले कि कांग्रेस की ओर से भी पहली लिस्ट जारी कर दी गई है और बीजेपी की ओर से भी 67 उम्मीदवारों का नाम ऐलान हो चुका है। कांग्रेस की लिस्ट में विनेश फोगाट भी सामने आ गई है। जुलाना से प्रदीप चौधरी को कालका से कांग्रेस पार्टी की ओर से टिकट दे दिया गया है। मेवा सिंह लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री के सामने मेवा सिंह होंगे। आपको बताते चले कि ये कालका से प्रदीप चौधरी को टिकट दिया गया है। कांग्रेस पार्टी की ओर से इसराना से बलबीर वाल्मीकि को भी टिकट मिला है। हमारे साथ प्रोफेसर विधु रावल, प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर विधु रावल जी, आपका जनता टीवी में बहुत स्वागत सर। जी धन्यवाद। प्रोफेसर विधु रावल जी, कांग्रेस पार्टी की ओर से भी यहाँ पर पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। इस लिस्ट को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि जो पुराने उनके उम्मीदवार रहे हैं उन पर ज्यादा भरोसा यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की ओर से जताया गया है और लगातार जो कांग्रेस पार्टी है वो बीजेपी पर हमलावर है कि यहाँ पर बहुत लोगों को टिकट को काट दिया गया, जिससे जो लोग हैं वो लगातार भावुक नजर आ रहे हैं। कई लोग निर्दलीय लड़ने के लिए प्लान कर चुके हैं। तो टिकट वितरण को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की संगठन शक्ति है, जिस कारण से भारतीय जनता पार्टी पहली बार नहीं और सबसे पहले 67 सीटों की लिस्ट लेकर आपके बीच में आई। 67 सीटों पर हमने कैंडिडेट्स अपने डिक्लेयर किए, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो कह रही थी कि सबसे पहले उम्मीदवार हम डिक्लेयर करेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी के डिक्लेयर करने के 2-3 दिन बाद जब कैंडिडेट डिक्लेयर करती है तो भाजपा से आधी संख्या भी नहीं कर पाई।
दूसरी बात जो है, जिन लोगों को उन्होंने किया है वो तो मोटे मोटे तौर पर उनके विधायक रहे हैं जी। उनके पास टिकटें लेने के लिए वो तो इस प्रकार का भ्रम फैला रहे थे कि हमने 25-25 हजार रुपए का आवेदन किए हैं और 2556 हमारे पास आवेदन आए हैं। बिल्कुल। लेकिन वो पूरा कोरा झूठ था जी। हम देखते हैं कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, वो भी मरी हुई। केवल 32 सीटों का वो कर पाए, जिनमें से भी 28 या 27 तो उनके जो सिटिंग एमएलए हैं वो, जिनके प्रति भारी असंतोष है लोगों में, भारी एंटी इनकम्बेंसी का जो सामना कर रहे हैं, जनता के बीच में जो गए नहीं पूरे समय, केवल नहीं बात। देखिए, जिनके जो केवल भूपेंद्र हुड्डा के ड्राइंग रूम से बाहर नहीं निकले, वो सारे के सारे विधायकों को इन्होंने टिकट दे दिया। अब जनता पूछेगी 5 साल कहाँ रहे भाई, और उसके बाद भी केवल 32 लोगों की सूची, केवल 32, 67 के आधे 34 तो कर देते कम से कम। विदु रावल जी हमारे साथ केवल ढींगरा जी जुड़ चुके, उनसे भी हम ये प्रतिक्रिया ले लेते हैं। केवल ढींगरा जी, जनता टीवी में सर आपका बहुत स्वागत। और स्वागत के साथ मेरा सवाल ये कि जिस तरह से प्रोफेसर विदु रावल जो आरोप लगा रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से आप आगे बढ़ ही नहीं पाए हैं, और सवाल ये है कि जो ईडी के शिकंजे में है उनको भी आपने टिकट दे दिया है, इस पर आपका पहला प्रतिक्रिया। देखिए, हम किसको टिकट दें, किसको टिकट ना दें जी, कौन किसको क्या करे, वो हमारी कांग्रेस पार्टी का मंथन है। वो हम अपने जिताऊ उम्मीदवार को टिकट देना चाहते हैं, बीजेपी से पूछ के नहीं देंगे। बीजेपी ने किसको टिकट दी वो इनको आकलन करना चाहिए कि हमारे ही उम्मीदवारों को, कांग्रेस के जो लोग हैं उन्हीं को ही पकड़ पकड़ के लेके जाते हैं, उन्हीं को टिकट देते हैं, और अपनी इनकी विचारधारा जो है वो घर चली गई है। वो असल में दो जाने पूरे देश के अंदर जो है, मोदी और अमित शाह वो सरकार चला रहे हैं, बीजेपी तो है ही नहीं, और बीजेपी की विचारधारा भी है ही नहीं। क्योंकि जो बीजेपी की विचारधारा इससे पहले हुआ करती थी वो इन्होंने मार्गदर्शक मंडल में भेज दी, तो मार्गदर्शक मंडल आगे घर बैठा है। इनको अपना आकलन करना चाहिए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे जो उम्मीदवार है वो सभी जिताऊ उम्मीदवारों को हम टिकट देंगे। हम विनेबिलिटी के हिसाब से टिकट देते हैं, और जितनी टिकट हमने दी है विनेबिलिटी के हिसाब से दी है, आगे भी जो देंगे विनेबिलिटी के हिसाब से देंगे। और दूसरी बात यह है, आप आज की डेट में भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, और ये 8 अक्टूबर के रिजल्ट में आपको दिखेगा। उस समय मैं पूछूंगा आपसे भी कि ये जो इनकी कहानियां जो थी वो कहाँ गई। क्योंकि इन्होंने जो हरियाणा को बंदरबांट की और लूटा, वो 10 साल तक हरियाणा का जो पैसे का 4.5 लाख करोड़ कर्जा चुराया, और हर लोग जितनी हरियाणा के महंगाई, बेरोजगारी, जितना बुरी हालात हरियाणा की उससे जनता भी इनसे त्रस्त हो चुकी है, और इनकी विदाई की तैयारी कर रही है। ठीक है प्रोफेसर विदु रावल जी, सवाल अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री अपना विधानसभा क्षेत्र छोड़ करके लाडवा पहुंचते हैं, करनाल में थे, लाडवा पहुंच गए, लगातार जिस तरह से टिकट वितरण भी हुआ है, बहुत लोग नाराज हुए हैं। क्या लगता है कि जो टिकट वितरण हुआ है उसमें कहीं कमी रह गई है? देखिए, विदु रावल की विडंबना ये है कि सवाल विदु रावल से कांग्रेस के बारे में पूछा जाता है, और जब विदु रावल जवाब देता है तो कांग्रेस प्रवक्ता कहते हैं, भाई तुम्हें हमारे अंगना में तुम्हारा क्या काम है, हमारे बारे में क्यों टिप्पणी कर रहे हो। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को समझना पड़ेगा कि डिबेट जिस विषय पर रखी गई है, मुझे इनवाइट किया गया तो टिप्पणी देनी पड़ेगी। तो आपने जो सवाल किया लाडवा को लेकर, तो उसमें आपको बताना चाहूंगा कि जब 12 मार्च 2024 को जब नायब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था हरियाणा के अंदर, उस समय वो सिटिंग सांसद थे और कुरुक्षेत्र से सांसद थे, और कुरुक्षेत्र की सीट पर में ही एक लाडवा विधानसभा क्षेत्र आता है। लाडवा जहां पर उनका पैतृक गांव है नायब सिंह सैनी जी का। करनाल की बात जहां तक है तो कोई और संभावना बहुत अधिक बनती नहीं थी, तो खुद जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल जी, उन्होंने करनाल की सीट को छोड़ा था, ये कहकर कि यहाँ पर उपचुनाव जो है नायब सिंह सैनी लड़ेंगे। तो ये बड़ा अजीबोगरीब बात है। मैं बात पूरी कर लूं खुशबू जी, बिल्कुल, अगर आप अनुमति दें तो बात पूरी बिल्कुल विदु रावल जी। एक बात कांग्रेस के बारे में भी कहना चाहूंगा, जो कांग्रेस ने अभी भी बात कही। पहली बात तो कांग्रेस ने अगर यही 32 लोगों को ही घोषित करना था
तो ये तो 2 महीने 6 महीने पहले भी कर सकते थे। इसके लिए मंथन चिंतन का ड्रामा करने की आवश्यकता क्यों थी? क्यों न्यूज डिबेट था और न्यूज वालों का इतना समय आपने नष्ट किया? क्यों पत्रकारों को घंटों घंटों जो है बाहर खड़े रखा, ड्रामा किया? अंदर तो पिद्दी और राहुल गांधी बिस्किट खाते रहे और बाहर पत्रकार बेचारे कयास लगाते रहे कि इतनी लिस्ट आएगी, 71 की आएगी, 72 की आएगी। ये खुद कांग्रेस पार्टी को चिंतन करना चाहिए। रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो भयंकर विरोध है वो आपको दिखने को मिलेगा। आज इनको 32 कैंडिडेट वो क्यों घोषित करने पड़े हैं? जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, जिनके खिलाफ ईडी के केसेस है, जिनके खिलाफ अलग अलग प्रकार के नशे से लेकर खनन को लेकर बड़ी संगीन आरोप लगे हैं, उनको क्यों घोषित करना पड़ रहा है? ये तो कह रहे थे कि जिन पर आरोप है नहीं करेंगे, करा। ये तो कह रहे थे जिनके परिवार में एक टिकट है उनको नहीं करेंगे, वो भी करा। तो मतलब किसी प्रकार का सिद्धांत तो है नहीं, लेकिन हमारी टिप्पणी पर ये जो है उलझ जाते हैं। ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं सर। केवल ढींगरा जी, सवाल अपने आप में बहुत गंभीर ये है कि जिस तरह से बैठक का दौर जारी रहा, मंथन चल रहा है, बहुत दिनों से बैक टू बैक बैठकें राजधानी दिल्ली में चल रही हैं, लेकिन पहली लिस्ट आती है, उम्मीदवारों की लिस्ट आती है, तो इसमें महज 30 से 35 से 37 लोगों के इसमें नाम होता है। सवाल अपने आप में यह भी है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम से आप आगे बढ़े ही नहीं हैं। सवाल ये भी अपने आप में है सर कि जो यहाँ पर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, चेहरा अभी भी डिक्लेयर हुआ ही नहीं है। बीजेपी ने तो डिक्लेयर कर दिया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस जो है वो अपने तरीके से चलती है, बीजेपी के तरीके से और मीडिया के तरीके से नहीं चलती है। कांग्रेस पार्टी में जो हमारा सिस्टम रहता है वो ये रहता है कि जो एमएलए हैं जब जीत करके आते हैं और हाईकमान के साथ बैठ करके अपना नेता चुनते हैं, तो हाईकमान उसके ऊपर मोहर लगाती है जी। तो वो जो होता है उसको हम मुख्यमंत्री बनाते हैं। अब यहाँ ये सवाल ही नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जितने भी हरियाणा में जो सिरपुटोवल बीजेपी के अंदर हो रहा है, आप देखिए कि जो बहादुरगढ़ के एक 2 भाई हैं जो बीजेपी के पूर्व विधायक और अभी जो जिनको टिकट दिया गया है, वो कह रहे हैं कि मेरा छोटा भाई इतना बड़ा जो है वो निकला, जिसको धनखड़ साहब के ने जो है उनको टिकट दिलवा दी और मेरी टिकट काट दी, और वो जो है मेरा ही भाई, रियल भाई मेरा जो है वो मेरे ही खिलाफ जो है चल रहा है। इस तरह की बात आ रही है। और अनिल जो धनखड़ जी हैं उन्होंने टिकट कटवाई है, जानबूझ करके मेरी टिकट कटवाई और मेरे छोटे भाई को जो है शरारतपूर्ण तरीके से टिकट दिलवाई। केवल ढींगरा जी, मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी में वेट एंड वॉच की स्थिति बनी हुई है? क्या उम्मीदवारों को जिस तरह से पहली लिस्ट में भी कम उम्मीदवारों का नाम का ऐलान हुआ है, क्या कांग्रेस पार्टी अगले लिस्ट में एक तरह से पूरी तरह से कह ले कि क्लियर कर पाएगी लिस्ट में उम्मीदवारों का नाम? मेरा सवाल यह है कि वेट एंड वॉच की स्थिति आपके पार्टी में अभी भी बनी हुई है क्या, या फिर आप ये कह लें कि जिस तरह से शैलजा जी ने भी एक बड़ा दावा किया था कि उनका भी इच्छा है, चुनाव लड़ना चाहती है, क्या अभी भी अंदरूनी कला है क्या? देखिए, आप कुछ भी कहें, 1/3 टिकटें हमने अनाउंस कर दी है। सेकंड लिस्ट में 1/3 टिकटें और आ जाएंगी और थर्ड लिस्ट के अंदर पूरी लिस्ट आ जाएगी और 90 की 90 सीटों पे कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और अपनी टिकटें जो है अनाउंसमेंट कर देगी। लेकिन इसमें हम जो है अपना आकलन, हमारी जो सीईसी होती है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी होती है, वो इसको फाइनल करती है। हमारा जो हरियाणा की कमेटी है उन्होंने अपना चिंतन करके, मंथन करके अपने जिताऊ उम्मीदवारों को अपने उसको 3-3 करने का काम किया और वो 3-3 की लिस्ट हाईकमान को सौंप दी है। हाईकमान जो है उसके ऊपर पहली लिस्ट जारी कर चुका, सेकंड लिस्ट फिर जारी करेगा, अभी मे भी आज कल संडे है, मंडे को हो, और तीसरी लिस्ट जो है वो ट्यूसडे को हो जाएगी। तो ये हमारी लिस्टें आ जाएगी। इसमें दिक्कत क्या है, किसी को छाननी क्या है? वो तो हमारी कांग्रेस पार्टी का अपना काम है, वो तो हम कर रहे हैं और हम अपनी टिकटें भी जारी कर रहे हैं। लेकिन किसी जिनके पेट में दर्द हो रहा है उनकी सत्ता जा रही है और हम कांग्रेस की जो सरकार बन रही है, और फिर अभी देखो कितने काम खराब कर दिए इन्होंने 10 साल के अंदर, उसको ठीक करना है, उन सारी चीजों को सिस्टम पे लाना है। जिस तरह से इन्होंने एक्ट के आर एक बनाया है, उसको उसमें पता नहीं कितने ही जो डिप्लॉयमेंट कर दिए हैं बच्चे, कितने ही उनको दोबारा नौकरी के बीच में लेकर के आना है।
ऐसे ही पहलवानों के साथ कई कुछ खराब कर दिया है, उनको ठीक करना है। ठीक है। इसी तरह जवानों के साथ एक पूरी एक योजना लेकर के आ गई, पक्की नौकरी की जो है योजना लेकर के आई, जो हमारे देश के जवान है उनको हम देश के लिए आगे बढ़ाने के लिए उनको ठीक करवाने का काम जो है जो देश में हमारी सरकार चल रही है इस समय, उनको बताना है कि भाई हमारे जवान 10वां जवान जो है हरियाणा से आता है, इसको योजना को खत्म करो, अग्निवीर को, और पक्की भर्ती करो। हमने बहुत काम करने हैं अभी। ठीक है, विधु रावल जी से जवाब लेते हैं। विधु रावल जी, जिस तरह से केवल ढींगरा जी कह रहे हैं कि जिताऊ उम्मीदवारों को लेकर के यहाँ पर नाम का वितरण किया गया है, उम्मीदवारों का नाम का ऐलान किया गया है, क्या लगता है कि जो आगे की आपका जो लिस्ट आने वाला है उसमें जो पहले के उम्मीदवार हैं जो अपने आप को बता रहे हैं कि उम्मीदवार में जिस तरह का उनका नाम शामिल नहीं हुआ है, बहुत सारे लोग इस्तीफे की झड़ी लग गई जिस तरह से आपका लिस्ट जारी हुआ, क्या लगता है कि जो दूसरी लिस्ट आपकी आएगी उसमें कुछ ऐसा देखा जाए जिस पर पुराने लोगों पर भरोसा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी व्यक्त करती हुई नजर आए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक साइंटिफिक तरीका है टिकटों का घोषणा करने का। भारतीय जनता पार्टी उसी नाते से करेगी और बड़ी शानदार लिस्ट हमने 67 लोगों की पहले घोषित की है, बाकी 23 की भी बड़ी अच्छी लिस्ट जो है आपके सामने आएगी। लेकिन मैं कांग्रेस वाले भाई की बात से बड़ा हैरान था, वो कह रहे थे हमने जिताऊ लोगों की लिस्ट जो है घोषित कर दी है। वो कह रहे हैं कि केवल 32 सीटों पर उनका जीतने का चांस है, इसलिए उन्होंने 32 सीटें घोषित कर दी हैं, बाकी सीटों पर उनका चांस ही नहीं है, जिताऊ कैंडिडेट है ही नहीं उनके पास, इसलिए वो बाकी होल्ड किए बैठे हैं। दूसरा, वो ये भी बता रहे हैं कि सेकंड और थर्ड लिस्ट सेकंड मंडे को आएगी, थर्ड ट्यूसडे को आएगी, जब उन्हें पता ही है सेकंड मंडे को आएगी और थर्ड ट्यूसडे। विधु रावल जी, सच्चाई ये भी है ना कि जैसे आपने 67 उम्मीदवारों की लिस्ट की घोषणा की, एक के बाद एक इस्तीफों की झड़ी लग गई, लोग नाराज हो गए, लोगों में एक भावुकपन देखा गया, लोग बड़े बड़े जो नेता हैं वो आकर के मीडिया के सामने बयान देने लगे, ये भी तो एक सच्चाई है। सच्चाई है, और ये सच्चाई इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास हर सीट पर एक से अधिक जिताऊ कैंडिडेट था। किसी को भी टिकट दे देती तो भारतीय जनता पार्टी जीत सकती थी उन 2-3 लोगों में से। तो निश्चित तौर पर जब फर्स्ट अमंग इक्वल्स में जब लड़ाई होती है तो एक इस प्रकार का मन में भाव जाता ही है कि काश मुझे मिल जाती, मैं भी जीत सकता था। लेकिन फिर हम एक संगठित पार्टी है, एक अनुशासित पार्टी है, और अपने असंतुष्टों को मना लेंगे। दिन 2 दिन का नाराजगी रहेगी, गुस्सा रहेगा, ये स्वाभाविक है, ये एक मानव स्वभाव है, इसको लेकिन हम मना लेंगे। लेकिन बड़ी बात तो कांग्रेस की खेमे में दिख रही है, वो हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे भाजपा के सामने उम्मीदवार उतारने की। कभी तो जो है गठबंधन करते फिर रहे उन लोगों से जिनको अभी 2-4 दिन पहले तक पानी पी कर कोसते थे, जिनके भ्रष्टाचार के खिलाफ आप आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं, उनके खिलाफ खड़े होते थे, जिन्होंने इनको पंजाब और दिल्ली से खत्म कर दिया। और कभी कभी ये खिलाड़ियों को सीधा ले आते हैं। अब एक और दिलचस्प बात की इन्होंने, जीजा साली गैंग को, तो ये सारे पहलवान तो केवल जीजा साली गैंग में ही है, और तो कोई पहलवान हिंदुस्तान में पैदा ही नहीं हुआ। किसान वही हैं जो पहलवान बनकर आंदोलन करते हैं। इन्होंने कल अपने कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष का घोषणा की है किसान सेल की। बहुत अच्छे बड़े पुराने किसान रहे होंगे, किसानी के बारे में खूब जानते होंगे, पहलवानी के बारे में कम जानते होंगे शायद। तो कुल मिलाकर विषय यह है कि जो भाजपा का विरोध करे उसी को ही इन्होंने सिर पर बिठाना है, वो चाहे रवीश कुमार हो, चाहे विधु रावल जी। मेरा अंतिम सवाल आपसे ये होगा, फिर उसके बाद मैं केवल ढींगरा के पास जाऊंगी। विधु रावल जी, जिस तरह से आप आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी भाई भतीजावाद को बढ़ावा देती है, लेकिन इस टिकट में देखा गया है कि जिस तरह से आपने 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, भाई भतीजावाद इसमें पुरजोर तरीके से दिखाई दिया है। एक सवाल आप और भी खड़ा करते थे कांग्रेस पार्टी पर कि अंदरूनी कलह है, क्या भारतीय जनता पार्टी में भीतरघात चल रहा है? आपका अंतिम प्रक्रिया। देखिए, आपका जो पहला सवाल है बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको बड़े गौर से सुनने की आवश्यकता है। भाई भतीजावाद ये होता है कि जब पार्टियों के ऊपर परिवार काबिज हो जाते हैं। आज हम जानते हैं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी और फर्जी गांधी नाम से रखने वाला परिवार कांग्रेस पर केंद्र में काबिज है। हरियाणा के अंदर हुड्डा परिवार काबिज है। क्या भाजपा में इस प्रकार का कोई व्यक्ति काबिज है? किसी परिवार में पैदा होकर राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करना कोई अपराध नहीं है। कोई अगर परिवार में पैदा हुए व्यक्ति को टिकट मिलता है तो ये भाई भतीजावाद नहीं है। भाई भतीजावाद ये है कि परिवारों का कब्जा हो जाए। अगर पिताजी से ना मिल पाए तो बेटे जी से मिल लीजिए, अगर बेटे जी से नहीं मिल पाए तो दामाद जी से मिल लीजिए। ये होता है परिवारवाद जो है। अगर कोई परिवार में पैदा होकर अपने बूते अपनी मेहनत से कोई खड़ा होता है तो वो परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद है काबिज हो जाना पूरी पार्टी को, और कार्यकर्ता जो है वो नौकर बनकर, सेवक बनकर, गुलाम बनकर काम करने लग जाए। ये होता है परिवारवाद। ठीक है, केवल ढींगरा जी, सवाल आपसे भी
इसी के रिलेटेड है कि क्या अभी भी कांग्रेस पार्टी में भीतरघात चल रहा है? जिस तरह से टिकट को लेकर के ऐलान किया गया है, पहली लिस्ट आपकी आई है, जितना भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है वहीं से ये टिकट आपको पहली लिस्ट में देखने को मिला है। क्या लगता है अभी भी जो कांग्रेस में अलग अलग गुट चल रहा है, शैलजा गुट अलग चल रहा हो, भूपेंद्र सिंह अलग चल रहे हैं, क्या लगता है आपको? और इससे पार्टी को कितनी मजबूती और कितना नुकसान होगा सर? देखिए, आप मेरे को कौन किधर चल रहा है, कौन किधर चल रहा है, जितना मर्जी जोर लगा के पूछे, मैं नहीं कहूंगा कि अनिल विज किधर चल रहे हैं, जो रंजीत सिंह चौटाला है वो किधर चल रहे हैं, कांडा ब्रदर किधर चल रहे हैं, बहादुरगढ़ के एमएलए किधर चल रहे हैं, मैं नहीं पूछूंगा। मैं तो इनकी बात करूंगा, क्योंकि इन्होंने अपनी बात तो रखनी नहीं। इनका जो है ना फोकस वो कांग्रेस के घर में रहता है, और इनका कांग्रेस के घर में ही जो फोकस है उसी की कहानियां सुनाती रहती है बीजेपी। अपना घर ठीक कर लो भाई। आप सत्ता से जा रहे हो, कांग्रेस आ रही है, और हमारा जो है अभी टिकटों का अनाउंसमेंट भी हो जाएगा। मुंगेरीलाल के हसीन सपने सुने हैं आपने? आप दोनों से माफी चाहूंगी, इस समय हमें यहाँ पर इतने को इजाजत देता है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर विधु रावल जी, केवल डिंगरा जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया सर जनता टीवी पर जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए।